केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। पिथौरागढ़ से सीमांत गांव गूंजी से विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आज से शुरू होगी हेली सेवा बुकिंग। आईआरसीटीसी की वेबसाइट दोपहर 12 से खुलेगी। 25 मई से 25 जून तक यात्रा के लिए बुक कर सकते हैं टिकट। किसानों को मिलेगा अब सीधा लाभ। सीएम धामी ने ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीति का किया शुभारंभ। हरिद्वार में 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार। बिना अवैध दस्तावेज के भारतीय सीमा से घुसे। मिलिट्री पुलिस और आईबी कर रही है पूछताछ। नवोदय विद्यालय के लैब अटेंडेंट परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराते 17 अभ्यर्थियों को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक छाया बादल। अगले 2 दिन बादल रहेगा मौसम। मौसम विभाग की ओलावृष्टि की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का। रुख कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां मैदानी और तराई इलाकों से पहुंचने वाला सैलानियों को यहां सरिलता स्थित जल प्राप्त के लिए शीतल जल का अठलेखिया करना खूब भा रहा है। हालांकि मौसम की तल्खी बढ़ते के साथ जल प्राप्त के पानी बहाव से कमी दिखाई दे रही है। पानी का सीमित प्रभाव देखकर मायूस होने के बाद भी कूल महसूस करने के इरादे से यहां पहुंचने वाले निराशा के साथ नहीं लौटना चाहते। यही कारण है कि एक बार यहां पहुंचने के बाद सैलानी घंटों या यूं कहें पूरे दिन पहाड़ी झरने से निकलने वाले तन बदन के साथ दिल दिमाग की शीतलता का खूबसूरत एहसास दिलाने के लिए पानी की अटखेलियां जारी रखते हैं। पर्यटकों का कहना है कि पहाड़ से नीचे जारी गर्मी के प्रकोप से बीच यहाँ का ठंडा मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए वो जल प्राप्त सहित नैनीताल की वादियों का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। तो बहुत हाई में है। अब जैसे ही मॉर्निंग में मैं नैनीताल उतरा हूँ तो यहाँ का टेम्परेचर देख के और यहाँ का वातावरण एंजॉय करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। एंड स्पेशली इस वाटरफॉल के रिगार्डिंग मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरा यहाँ पे रखा गया है। सारी चीज़ों की सुविधा है, सब डायरेक्शन दिया गया है, सब कुछ किया गया है। और एज अ कपल के लिए तो बहुत अच्छी प्लेस है एंजॉय करने के लिए। मैं थर्सडे नैनीताल आया था। मैंने बहुत सारे ताल घूमे। फाइनली हमें एक मिला वुडलैंड वाटरफॉल। आज घर जाते हुए बहुत मज़ा आया। नैनीताल का मौसम बहुत औसम, बहुत औसम। मैं 3 दिन नैनीताल रहा, मुझे बहुत ही प्यारा मौसम मिला नैनीताल का। फुल ठंड, बहुत मज़ा आया। वाटरफॉल में बहुत इंजॉय करा है। मेन चीज़ है बच्चों का इंजॉय। बच्चों का इंजॉय हो गया, हमारा इंजॉय खुद ही खुद हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत प्लीजेंट वेदर है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ये जो वाटरफॉल है छोटा है लेकिन स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ताल है, तो इट्स डिफरेंट टू सी अ वाटरफॉल हियर। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने और वेदर यहाँ पे पल भर में बदल जाता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब दिल्ली में जैसे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ का वेदर जो है बहुत ही अच्छा है। अभी आगे और भी ज़्यादा प्लीजेंट हो जाएगा इन समर। आई एंजॉयड अ लॉट। मैं यहाँ आज मॉर्निंग आई हूँ और वाटरफॉल का मतलब जो स्टार्टिंग है बहुत अच्छा है उन्होंने किया हुआ है, मतलब जो ऐसे आर्टिफिशियली रखा है बहुत अच्छा है। और वाटरफॉल भी बहुत अच्छा है। पिक्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं उसमें। आपने भी एंजॉय किया? हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया, फोटोज भी बहुत सारा लिया है। बहुत अच्छा लगा भाई हमें यहाँ आकर। बच्चों ने खूब एंजॉय करा हमारे। आपने भी एंजॉय किया? जी, हम बच्चों के साथ हमारा भी एंजॉय हुआ, बहुत मज़े किए। गर्मियों के मौसम में नैनीताल आना ज़रा अच्छा है। वहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में ज़रा गर्मी है, यहाँ अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आया हमें। वाटरफॉल आके बहुत अच्छा लगा। खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि रविवार को गैस गोदाम रोड स्थित ऑडिटोरियम हॉल में अलवीरा डांस स्टूडियो एंड पीडीसीएस यूनिक्यू डांस स्टूडियो द्वारा आयोजित बच्चों के लिए डांसिंग प्रतियोगिता का आयोजन द डांसिंग बार द्वारा आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में जूनियर एवं सीनियर वर्ग के बच्चों ने डांस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की डॉक्टरेट लवजीत कौर संधू ने बताया कि उनके द्वारा
नगर में यह पहला कार्यक्रम डांस शो का आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जिस प्रकार से बच्चों ने भारी संख्या में पहुंचकर प्रतिभाग किया है, उसे संस्था का मनोबल भी बढ़ा है तथा संस्था द्वारा भविष्य में इस कार्यक्रम को और बेहद रूप से मानने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में डांस के दौरान मौजूद बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया, तो वहीं बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। इसके साथ ही आयोजन द्वारा रामनगर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम की आयोजन लवजीत कौर संधू ने बताया कि रामनगर में प्रतिभागों की कमी नहीं है, लेकिन विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का जलवा बिखरने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त मंच या मिलने के कारण बच्चे अपनी प्रतिभा का जौहर नहीं दिखा पाते हैं। ये मेरा एक डांस और मॉडलिंग का और इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के लिए एक शो है, द डांसिंग वॉर है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो आगे आएँ और अपना परफॉर्मेंस दें और अपना हमारे शहर का नाम रोशन करें। और ये शो हमारी फैमिली का एक शो है, आप सबकी फैमिली है और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग जो हैं कि इस को और बेहतर बनाएं और बच्चे आगे बढ़ के अपने परिवार, अपनी फैमिली और अपने शहर का, हमारे रामनगर का नाम रोशन करें। खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां जनपद उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। जनपद मुख्यालय पहुंचने से पहले चारधाम यात्रा पर आए यात्री कचड़ू देवता के दर्शन करने नहीं भूलते। यहां पर कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। भोग के रूप में सबसे पहले कचड़ू देवता को चढ़ाया जाता है। जिस किसी की शादी इस मार्ग से होकर जाती है तो उसको कचड़ू देवता को बकरा बलि प्रथा देनी पड़ती है। देवभूमि उत्तराखंड देवताओं की भूमि मानी जाती है। यहाँ कण कण में भगवान बसते हैं। कई रहस्यों के लिए जानी जाने वाली ये भूमि आज हम आपको दिखाएंगे। जनपद उत्तरकाशी के डुमडा बरसाली के गंगोत्री हाईवे पर स्थित कचड़ू देवता का पौराणिक मंदिर स्थापित है, जहाँ कहा जाता है कि 150 वर्ष से पहले कचड़ू नामक युवक हिमाचल में अपनी बहन शोभना के साथ बरसाली गांव में आ रहा था। बरसाली गांव उसके बहन का ससुराल था। दीपावली के दिन कचड़ू अपनी बहन को लेने के लिए बरसाली जाता है। वहीं अपनी बहन का काम सारा निपटा लेता है। उसके बाद वापसी के दौरान रास्ते में वह आराम करने के लिए इस स्थान पर बैठ जाता है और वह बांसुरी बजाने लगता है। इसी बीच उसे वन परियों आछरियों ने हर लिया और अपने साथ चलने को कहने लगी। इस पर कचड़ू ने अपनी बहन को अपने गांव ले जाने के बाद आने का परियों से वादा किया था। इसकी मानते हैं कलयुग का एक बहुत प्रमुख देवता है और पर्चधारी है। इसे आप चौथा जो है आप वो भी बोल सकते हैं धाम, और ये कचूर धाम है। यहाँ पे ये देवता बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये अपनी बहन को लेने आया था बरसाली पट्टी में, और जब बहन को लेके आया घोड़े में आया। ये 16 वर्ष का नवयुवक था, बांसुरी बजाता था। इसको लोग जो है बाल कृष्ण भी बोलते हैं। और ये बांसुरी बजाते बजाते यहीं पर मंदिर के पीछे ये पेड़ है जो दिख रहा होगा आपको, इसके नीचे बैठ के अपने घोड़ा बांध के और ये बांसुरी बजाते हुए मग्न हो गया। इतने में जो पहाड़ों की परियां जिसे बोलते हैं, एंजल बोलते हैं, जैसे मातृकाएं बोलते हैं, देवियाँ बोलते हैं, वो आ गई और वो मंत्रमुग्ध हुई। उन्होंने कहा भाई देखो आप अब हमारे साथ चलिए, आप हमें चाहिए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर फिर एक बार चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित न करने को लेकर कल हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि मतदाता सूची पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है, लेकिन पंचायतों ने आरक्षण पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 मई तक का अपना मत पेश करना को कहा। यह स्पष्ट करने को कहा है कि वे प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक कराएंगे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तिथि नियत की है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने 3 बच्चों वाले नियमों में लोगों को राहत दे दी है। अब 3 बच्चे वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन यह नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर लागू नहीं होगा। ये लोग पंचायत चुनावों में उम्मीदवार बनने के हकदार नहीं होंगे। साथ ही लंबे समय से
चुनावों की तैयारियां कर रहे लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। नतीजा यह हुआ कि इन लोगों ने बाहर से ही अपने उम्मीदवारों को समर्थन देकर चुनाव लड़वाए। कई स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों ने सरकार तक विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुंचाई। अब जाकर करीब 6 साल बाद सरकार ने इसमें बड़ी राहत दी है। अब इस नियम को थोड़ा सरल कर दिया गया है। 3 बच्चों वाला नियम अब 2019 या उसके बाद पैदा हुए बच्चों के माता पिता पर लागू होगा। इस संबंध में सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि चुनाव को लेकर सरकार की नीयत साफ दिखती है। पिछले नगर निकाय चुनावों में बीजेपी सरकार ने कई बार प्रशासकों का समय बढ़ाया। वहीं काम अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, देखिए एक रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट में कई लोगों ने जनहित याचिकाएं दायर कर कहा कि प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। नियमानुसार इन सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने थे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कई परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके, जिसके बाद शासन ने पहले सहायक विकास अधिकारी पंचायत को और फिर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में 6 महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश में चुनाव न हो पाने के चलते पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी मई महीने में ही समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब राज्य सरकार पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के मूड में नजर आ रही है। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार कर ली है। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी तक चुनाव न हो पाने की मुख्य वजह यही है कि पंचायती राज एक्ट का संशोधन और ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है। सरकार को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही राजभवन से ओबीसी आरक्षण की मंजूरी मिल जाएगी। राजभवन से ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण की सूची तैयार करते हुए जिला अधिकारी की ओर से पंचायत के आरक्षण की सूची जारी कर दी जाएगी। साथ ही जिला अधिकारी की ओर से आरक्षण सूची से संबंधित आपत्ति मांगते हुए उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसमें कई याचिकाएं लगी हैं, जिसमें एक याचिकाकर्ता जो है नितिन बिरानिया, वह अन्य कई याचिका इस आशय की लगी कि एक अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी, टाइम फ्रेम देने के बावजूद भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। और उसी बीच में सरकार जो है, जो निवर्तमान प्रशासक हैं, निवर्तमान प्रधान या जो भी हैं, उन लोगों को प्रशासक बनाई जा रही है। तो आज हमने न्यायालय के संज्ञान में लाया कि इवन जो है, कल एक अखबार में खबर छपी थी कि अध्यादेश लाने की कोशिश की जा रही है उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए। तो हमने कहा ये परमिसेबल नहीं है। 2011 में चीफ सेक्रेटरी महोदय ने इसी कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम भविष्य में भी जो है टाइमली चुनाव कराएंगे, जो संविधान की अनुच्छेद 243E के हिसाब से होना चाहिए। आज जो है माननीय न्यायालय द्वारा पूछा गया इलेक्शन कमिश्नर से कि आपके इलेक्टोरल मतदाता सूचियाँ तैयार है। उन्होंने कहा तैयार है, परंतु जो रिजर्वेशन का जो मैटर है वो राज्य सरकार द्वारा उस पर निर्णय लिया जाना है। तो न्यायालय द्वारा उनको सोमवार से तक का समय दिया गया है कि आप सोमवार तक बताएं। पूरी तरह से तैयार है यथाशीघ्र चुनाव कराने के लिए। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, और अभी जो विगत में नगर निगम नगर निकाय के चुनाव हुए, जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल खोलकर मतदान किया, और नगर निगम में तो यही स्थिति रही कि 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीधे सीधे आई हैं और एक सीट केवल निर्दलीय के खाते में पहुंची है। और कांग्रेस को जिस तरह से सिफर से लगातार काम चलाना पड़ रहा है, मैं सोचता हूं
आगे जो अभी हमारा पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी कमोबेश यही स्थिति होने वाली है। आपको बता दें, पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 27 सितंबर 2019 के बाद जिसकी 2 से अधिक संतान होंगी वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस प्रावधान के बाद मामला न्यायालय में चला गया। इसके बाद न्यायालय ने जुड़वा संतान को इकाई संतान मानने संबंधित आदेश दिए थे। इसके बाद शासन ने भी आदेश जारी कर दिए, लेकिन इसमें कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 अंकित था, जिसके चलते एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें संशोधन किए जाने को लेकर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने अधिनियम में संशोधन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया। इसके बाद इस अध्यादेश को राजभवन भेजा गया, जिस पर मंजूरी मिल गई है। वहीं 4 धाम यात्रा की व्यवस्था में गढ़वाल की पूरी मशीनरी जुटी हुई है। इसके साथ ही आपदा को देखते हुए भी चुनाव की तैयारी विभाग को करनी है। ऐसे में इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रभाव पड़ सकता है। सरकार देखिए इस समय शासित है भाजपा की। अभी तक जो सरकार की जो सेंसिटिविटी है वो दिखी है। पिछला जो निगम के जो चुनाव अभी आउट हुए हैं उसको भी इन्होंने लिंगर ऑन किया, प्रशासकों की नियुक्ति की, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी सरकार पे हुई। हाई कोर्ट वाकई इनको अलर्ट होने के लिए उन्होंने बोला कि आप चुनाव की तरफ जाएं, छोटी सरकारों का गठन करें। ये लोग लास्ट मोमेंट पे चुनाव संपन्न इन्होंने करवाए निगम के, लेकिन अब जो स्थितियां हैं पंचायत चुनाव को लेके, एक वाकई छोटी सरकारों के गठन की अगर बात करती है कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में कि वो टाइमली होना चाहिए। पंचायत चुनाव जो है आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां सरकार ने बना रखी हैं कि आपका समय जो है पूर्ण हो गया है, उसके बाद आप प्रशासक आपके नियुक्त हैं, आप फिर उसके बाद जो है अब मई में उनका कार्यकाल लगभग पूर्ण होने जा रहा है प्रशासकों का, फिर आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं जी और लिंगर ऑन करो चुनाव को। तो करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चाहेगी, एक संवैधानिक एक व्यवस्था है संविधान में, और निश्चित रूप से पंचायत जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं छोटी सरकारों के गठन की अगर वाकई अगर कांग्रेस पार्टी रखती है कि भाजपा पूरे इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए इस बात को इनको समझना चाहिए, और वो आखिरी पायदान का जो ग्रामीण होता है। देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि हर चीज समय पर होनी चाहिए। विलम्ब होने से ये जो कार्य है ये बीजेपी करती है कि विलम्ब होने से वो चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। वर्तमान में माहौल बीजेपी के खिलाफ है और वो नहीं चाहेगी कि चुनाव समय पे हो। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले भी मांग करी, हर उसमें अपनी बात उठाते रही कि चुनाव को समय पे कराया जाए, लेकिन चुनाव का देर से होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता को तंग करने का मामला है, और हम फिर भी उत्तराखंड सरकार से और चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे कि चुनाव को समय पे किया जाए। देर तो हो ही गई है, लेकिन अभी भी समय है कि इसको तुरंत प्रभाव से किया जाए। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में उत्तराखंड सरकार घिर गई है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव और उसमें प्रशासकों की तैनाती को चुनौती देने वाली मदन सिंह समेत आधा दर्जन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष को ही प्रशासक घोषित कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार प्रशासकों का दोबारा कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। अंत में अदालत ने कड़े रुख में सरकार को निर्देश दिए कि वह बताए कि कब तक चुनाव कराए जा सकेंगे। इस मामले में खंडपीठ आगामी 20 मई यानी मंगलवार को सुनवाई करेगी। संभवतः इस सुनवाई में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा डिसीजन नैनीताल हाई कोर्ट से देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां नैनीताल में आज तिब्बती समुदाय के लोगों ने बीच द्वारा 11वें पचे लामा की
बंदी बनाए जाने को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद कर तिब्बती मार्केट में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तिब्बती समुदाय के लोगों ने दलाई लामा की रिहाई व कुशलता की प्रार्थना करते हुए भारत सरकार सहित विश्व समुदाय से दलाई लामा व तिब्बत की चीन से चुंगल से मुक्त कराने की मांग की है। तिब्बती युवा संगठन के अध्यक्ष टेनिंग जिंगबे का कहना है कि पंजेम लामा को 30 साल पहले जब वह 6 वर्ष के थे तब उन्हें चीनी सरकार द्वारा जबरन अपहरण कर बंदी बना लिया था। इसके बाद से आज तक उनका कोई अता पता नहीं है और न ही वे किसी को नजर आए हैं, जबकि चीनी सरकार का कहना है कि वे जिंदा हैं और किसी से नहीं मिलना चाहते। तिब्बती समुदाय का कहना है कि अगर वे जिंदा हैं तो चीनी सरकार पंजेम लामा को रिहा करे और उन्हें दुनिया के सामने लाए। आज के दिन 17 मई 1995 को ये बाबे पंजेम लामा जी का किडनैप हुआ था पूरा फैमिली सहित। पूरे 30 साल हो गए, तो उनके रिहा के लिए तो हम ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द चीन के कब्जे से रिहा हो। हम यही यूनाइटेड नेशन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पंजेम लामा जी को और उनके पूरे परिवार को रिहा किया जाए। खटीमा उत्तराखंड का एक प्रमुख कस्बा है जो इन दिनों अवैध मिट्टी खनन से मकड़जाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में खनन माफिया बिना किसी रोक टोक के मानकों को ताक पर रखकर मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं। बगैर नंबर प्लेट की सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों और दर्जनों डंपर दिन रात मिट्टी ढाने में लगे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है बल्कि गांवों की आंतरिक सड़कें भी पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। स्थायी जनता इस अराजकता से त्रस्त है, लेकिन प्रशासन की रहस्यमयी चुप्पी ने माफियाओं के हौसले और बुलंद कर दिए हैं। इंटरनेट रेलवे में ग्रुप सी की नौकरी लगने के नाम पर धोखाधड़ी करके फर्जी नियुक्ति पत्र और इंटरनल रेलवे का आई कार्ड देकर 30 इंटरनल रेलवे का आई कार्ड देकर 30 करोड़ 70 लाख 550 की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का 5वें सदस्य को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से धर दबोचा है। इससे पहले गैंग लीडर व मास्टरमाइंड सहित 4 सदस्यों को पौड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पौड़ी पुलिस द्वारा इस प्रकरण में विवेचना के दौरान मुख्य अभियुक्त सतीश कुमार को दिल्ली से, अभियुक्त सुब्रभत राय को कोलकाता से, अभियुक्त छोटू पासवान को धानबाद से और एक महिला अभियुक्त मंजू देवी को धानबाद झारखंड से गिरफ्तार किया गया था। धोखाधड़ी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के एक 5वें सदस्य को हमारी टीम्स के द्वारा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह भिन्न भिन्न राज्यों में लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करती थी। कोटद्वार के एक निवासी के साथ उक्त गिरोह के द्वारा कुल 30,70,000 की धोखाधड़ी की गई थी। इस गिरोह के 4 अन्य अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा पूर्व में झारखंड व पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। ये 5वां अभियुक्त काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा कुल 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा पश्चिम बंगाल से की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इसको आज पौड़ी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।